7 बजने को है। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आपको बता दें, यूं तो दिसंबर में सर्द हवाएं चल रही हैं, मौसम का तापमान लगातार गिरता हुआ चला जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच राजनीति की गर्मी उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई चली जा रही है। आरोप प्रत्यारोप के वादों और दावों के बीच में आपको बताते चले, एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसको लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव दोनों एक सोफे पर क्या बैठे, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जहां संघवाद के आरोप लगा दिए हैं समाजवादी पार्टी पर, तो वहीं बीजेपी के नेता भी उसे ट्वीट करके फोटो को बता रहे हैं तस्वीर बहुत कुछ बोलती है। इस पूरे मामले में किस तरह से बवाल मचा हुआ है और तस्वीर को लेकर अखिलेश यादव की ओर से क्या कुछ कहा गया है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और अगर तस्वीर में दो अलग अलग विचारधाराओं वाली शख्सियत साथ हो, तब तो तस्वीर 1000 शब्दों से ज्यादा 1000 अटकलों और 1000 सवालों को साथ लेकर चलती है। ऐसी ही है ये तस्वीर। एक ही सोफे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव बैठे हुए हैं। हो सकता है कि यह शिष्टाचार मुलाकात हो सकता है कि कुशल क्षेम वाली मुलाकात हो सकता है, लेकिन हो सकने और होने के बीच के अंतर को बीजेपी की ओर से अटकलों के लिफाफे में लपेट कर प्रस्तुत किया गया। वैसे तो असली तस्वीर ये थी जिसमें पूरी तस्वीर में 10 लोग दिख रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और मुलायम सिंह यादव शिष्टाचार के तौर पर हाथ उठाए हैं। लेकिन यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से इस तस्वीर को काट पीट कर इस तरह से ट्वीट किया गया, साथ में लिखा गया, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। जिस मंशा से बीजेपी की ओर से ये ट्वीट किया गया, उसी मंशे का मांझा कांग्रेस ने पकड़ लिया। कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट करके लिखा गया कि नई सपा में सा मतलब संघवाद है। कांग्रेस के इस हमले का जवाब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिया। केवल एक तस्वीर वहाँ की नहीं है, वो एक शादी का कार्यक्रम था। देश के बड़े नेता वहाँ थे, शरद पवार जी भी वहाँ थे। मैंने एक दूसरी भी तस्वीर देखी है जिसमें सुप्रिया सुले जी नेताजी से मिलने, नेताजी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, शरद पवार जी से वो मिले। तो ये नजरिया है कौन किस तरीके से देखे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। जो कांग्रेस है वही बीजेपी, जो बीजेपी है वो कांग्रेस है। अखिलेश ने अकेले कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने तस्वीर की परिभाषा यूं गढ़ी। जो बीजेपी ने तस्वीर दी है कि तस्वीर क्या बोलती है, तस्वीर ये बोलती है कि जो उनके बड़े नेता मिले नेताजी से, उन्होंने नेताजी को आशीर्वाद दिया और कहा कि बाबा जी इस बार जा रहे हैं, समाजवादी आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कांग्रेस को भारतीय संस्कृति और शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया। जो बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं उनके लिए तो ये खबर हो सकती है, जो भारतीय संस्कृति से परिचित हैं उनके लिए कोई खबर नहीं। हालांकि देश के तो बहुत बड़े लोग हैं जो बैठे हुए एक सोफे पे, तो अच्छी बात भी है, इसमें क्या खराब बात है। ब्याह शादियों में सारे विचार वाले लोग, एक दूसरे के विरोधी लोग आते हैं, हंसते हैं, एक साथ बैठते हैं, खाते हैं। ये कोई नई बात है जो कल हो गई। वैसे राजनीति में ऐसी शिष्टाचार मुलाकातें नई बात नहीं है। खुद पीएम मोदी भी 2015 में मुलायम के पोते तेज प्रताप के तिलक में हिस्सा लेने सैफई पहुंचे थे, लेकिन तब चुनावी माहौल नहीं था। अब चुनावी माहौल है, इसलिए चर्चा तेज है। हालांकि समाजवादी पार्टी यही नहीं रुकी, उसने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें शरद पवार नजर आ रहे हैं, सुप्रिया सुले मुलायम सिंह यादव के पैर छू रही हैं। ट्वीट में लिखा गया, राजनीतिक शिष्टाचार भूल चुकी है कांग्रेस। जिस कार्यक्रम की तस्वीर लगा रही है कांग्रेस, उसी कार्यक्रम में कांग्रेस के सहयोगी एनसीपी के नेताओं ने भी लिया नेताजी का आशीर्वाद। इस पर क्या कहेगी कांग्रेस?
समाजवादी पार्टी के ताबड़तोड़ हमले का जवाब बीजेपी की ओर से दिया गया। उसी अंदाज में याद दिलाया गया कि कार सेवकों पर गोली किसने चलाई थी। आज मुलायम सिंह यादव जी यदि मोहन जी के साथ बैठते हैं, यह संघ के प्रसार का, संघ की विश्वसनीयता का और संघ का समाज में जो सर्वसमावेशी रूप है उसका स्वरूप है। और मुलायम सिंह जी वहां बैठने के बाद संभवतः यह भी महसूस करते होंगे कि राम जन्मभूमि के दौरान उन्होंने जो कार सेवकों के साथ किया वह ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनावी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन तस्वीर का सच आप जान लीजिए। सोमवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की पोती की शादी का समारोह कार्यक्रम था। इसमें देश की तमाम हस्तियां शामिल हुई। इसी कार्यक्रम में मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव एक ही सोफे पर बैठे नजर आए। इस तस्वीर में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी थे। उन्होंने संघ प्रमुख को बताया कि उनका जन्मदिन है। संघ प्रमुख ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। मुलायम और संघ प्रमुख की मुलाकात एक वैवाहिक समारोह में हुई सामान्य मुलाकात मानी जा रही है, लेकिन यूपी के चुनावी माहौल में इस तस्वीर ने सियासी तपेश बढ़ा दी है। मैनपुरी से समर्थ श्रीवास्तव और दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में आधी आबादी को अपने पाले में लाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं राजनेताओं की ओर से। आपको बता दें, इसी कड़ी में एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार 40% अपनी महिला टिकट की बात कही जा रही है, पिंक घोषणा पत्र को लेकर भी पार्टी आगे बढ़ रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी महिलाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम चला रही है। लेकिन इसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महिलाओं से सीधा संबोधन किया और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की ओर से क्या कामकाज गिनाए गए हैं इसका जमकर जिक्र किया और प्रदेश की आधी आबादी को अपने पक्ष में लाने की एक बार फिर से कोशिश की, ताकि 2022 में उसी तरह की जीत हासिल हो सके जैसा 2017 में भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो वो हमारी बहनें ही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान 5,000 रुपये महिलाओं के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं कि बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। मैंने आपसे क्या कहा था, अपनी शक्ति को पहचानो। पीएम मोदी का एक एक बयान उस महिला शक्ति को साधने की कवायद है जो यूपी के चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए विनिंग फॉर्मूला साबित हो सकती है। प्रयागराज के महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में पहुंचे पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह की 1,60,000 महिलाओं को सौगात दी। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर बात की, कानून व्यवस्था पर योगी सरकार की पीठ थपथपाई, पिछली सरकार पर माफिया राज वाला तंज कसते हुए कमियां गिनाई। यूपी की बहन बेटियां थी, उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को तमाम विपक्षी दलों की उस रणनीति का जवाब माना जा रहा है जिसके केंद्र में महिलाएं हैं। प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ यूपी में कांग्रेस के अभियान को आगे बढ़ाने में लगी हैं। उन्होंने बाकायदा महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें महिलाओं को 40% टिकट के साथ स्कूटी और स्मार्टफोन जैसे लुभावने वादे किए गए हैं। महिलाओं पर केंद्रित पीएम मोदी की रैली को प्रियंका ने कांग्रेस का प्रभाव बताया और इसे यूपी की महिलाओं की जीत भी कहा।
देश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की नजर भी सूबे की महिला वोटर पर है। महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी जिले जिले महिला संवाद अभियान चला रही है। अखिलेश राज में महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं की याद दिला रही है और उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का भरोसा भी दे रही है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि महिला वोटर इस बार उसके साथ है। यही वजह है कि पार्टी को यूपी में बदलाव का विश्वास है। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा उत्पीड़न, सबसे ज्यादा घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही। एनसीआरबी के खुद आंकड़े, दिल्ली के खुद आंकड़े कह रहे हैं 40% से ज्यादा महिलाओं बेटियों के साथ उत्पीड़न हुआ है। और आज जब प्रधानमंत्री जी खुद लखनऊ इलाहाबाद में बोल रहे थे तो कम से कम उन्हें पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी से कि आज ही प्रदेश में जगह जगह पर बेटियों के साथ उत्पीड़न घटनाएं हुई हैं आज के दिन भी। और दूसरा, हाथरस की बेटी की घटना कैसे भूल जाएंगे लोग। सभी पार्टियों का ये जोर महिला वोटों के उस गणित से जुड़ा है जो चुनाव में जीत का फैक्टर बन सकता है, क्योंकि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 14 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ 61 लाख है। यानी प्रदेश में करीब 45% महिला वोटर है। बड़ी बात यह है कि पिछले 3 दशकों में यूपी की महिलाओं की वोटिंग में करीब 15% का इजाफा हुआ है। साल 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने वोटिंग में पुरुषों को भी पीछे कर दिया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जीत के लिए जोर लगा रहे सभी दल 2022 के चुनाव में भी आधी आबादी के वोटों को बेहद अहम मान रहे हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने प्रयागराज के मंच से महिलाओं के लिए चल रही तमाम योजनाओं का जिक्र किया और शादी की उम्र को बढ़ाने के विरोध को लेकर इशारों में समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। शादी की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव यूपी में पहले ही सियासी मुद्दा बना हुआ है और ओवैसी जैसे नेता बार बार इसे उठा रहे हैं। इस तरह का बिल लाकर मोदी सरकार जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज पर हमला कर रही है, 18 साल की लड़की को आप राइट टू चूज, राइट टू फ्रीडम उसका कर्टेल कर रहे हैं, जो भारत के संविधान में आर्टिकल 19 गारंटी करता है। जब 18 साल की लड़की देश के प्रधानमंत्री को, देश के एमपी को, देश के एमएलए को चूज कर सकती है, तो अपना पार्टनर क्यों नहीं चूज कर सकेगी। इन सब के बीच ये साफ है कि महिलाएं सत्ता के लिए छिड़ी सियासी लड़ाई के केंद्र में आ गई हैं और हर पार्टी अब इन्हें अपने पाले में लाने में जुटा हुआ है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में अखिलेश यादव हर दांव पेच आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में छोटे छोटे दलों के साथ लगातार वो गठबंधन कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने 45 मिनट तक अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात भी की। आज जब मैनपुरी में अखिलेश यादव रोड शो निकाल रहे थे, अपने रथ यात्रा को लेकर आगे जा रहे थे, तो उस दौरान शिवपाल यादव उनके रथ पर दिखाई नहीं दिए। अलबत्ता उनके पोस्टर्स जरूर नजर आए। अब सवाल यह है कि आखिर मामला अभी तक सीटों को लेकर इन दोनों के बीच में कहां फंसा हुआ है। ये अपनी जमीन को पाने की कोशिश है, ये अपने गढ़ को मजबूत बनाने की कोशिश है। जनता के बीच हाथ मिलाते हुए, अभिवादन देते हुए, और ये भीड़ जो है, ये भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
आज अखिलेश यादव का विजय रथ मैनपुरी पहुंचा तो सड़कें अखिलेश और शिवपाल यादव के पोस्टर से पट गईं। पोस्टर्स के जरिए दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह मुलायम परिवार एक हो गया है। तस्वीरों के जरिए मैं अगर समझाऊं आपको तो आप अगर पोस्टर्स देखेंगे मेरे पीछे तो पोस्टर्स में आप देखेंगे शिवपाल सिंह यादव और उसके बगल में अखिलेश यादव। काफी लंबे समय के लंबे अंतराल के बाद शिवपाल सिंह की वापसी हो गई है। समाजवादी पार्टी के होर्डिंग्स में, पोस्टर्स में लंबे समय तक केवल आजम खान नजर आते थे, मुलायम सिंह नजर आते थे अखिलेश के साथ, पर अब मैनपुरी की धरती से जो समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है और मुलायम सिंह यादव का यहाँ स्ट्रांग होल्ड रहा है, वहां पर शिवपाल सिंह यादव की तस्वीर काफी कुछ बयां करती है, काफी संदेश देती है। पोस्टर में जरूर चाचा छाए रहे, लेकिन इसी मैनपुरी से एक तस्वीर और आई समाजवादी पार्टी के विजय रथ की, जहां पर अखिलेश यादव के साथ चाचा शिवपाल कहीं नजर नहीं आए। समाजवादी पार्टी की मैनपुरी में विजय रथ यात्रा का 8वां चरण। तस्वीरें अगर हम मेरे पीछे देखेंगे इस वक्त ये मैनपुरी जिला है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और इस गढ़ की जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि भीड़ यहां पर एकत्रित हुई है भारी संख्या में। सामने की तरफ अखिलेश यादव बस के ऊपर सवार हो गए हैं। अगर आप देखेंगे नीरज कुमार कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको क्लोज फ्रेम से, अखिलेश यादव जिस तरह से बस पर सवार हुए हैं और जो पब्लिक है वो उस रथ के इर्द गिर्द भरती जा रही है। पूरा मैदान इस वक्त लोगों से सटा है। अब सवाल ये हुआ कि आखिर समाजवादी पार्टी के मंच पर चाचा शिवपाल क्यों नहीं दिखे। सवाल लाजमी इसलिए भी है क्योंकि मैनपुरी मुलायम का गढ़ है और शिवपाल यादव की भी यहाँ अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिर्फ दल मिले हैं, दिल नहीं। मेरी कोशिश थी पहले दिन से कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं, उनको साथ लाया जाए। उसी कड़ी में उनका भी एक दल है और बहुत सारे लोग चाहते थे कि किसी रूप में गठबंधन हो जाए या कोई रास्ता ऐसा निकल जाए जिसमें दोनों लोग एक साथ में आए। कम से कम समाजवादी पार्टी ने वो फैसला लिया है और सभी क्षेत्रीय छोटे दलों को साथ लाया। उसी में चाचा का भी एक दल है, उसको साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से चाचा से गठबंधन को छोटी पार्टियों को शामिल करने की एसपी की रणनीति का हिस्सा बताया। दरअसल चाचा शिवपाल के नदारद रहने की एक बड़ी वजह सीटों का बंटवारा बताई जा रही है, जिस पर अभी मुहर नहीं लगी है। सूत्रों की माने तो शिवपाल के कई समर्थक इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में प्रगतिशील पार्टी को बहुत कम सीट मिलने की संभावना है। खबरों के मुताबिक शिवपाल ने समर्थकों की लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी थी, लेकिन अखिलेश 3 या 4 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। खबरें यहाँ तक है कि अखिलेश ने शिवपाल समर्थकों को सरकार बनने पर एडजस्ट करने का भरोसा दिया है, जिसमें शिवपाल के बेटे अंकुर यादव का भी नाम शामिल है। दरअसल शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में भले ही कुछ कमाल न कर सकी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचाया था। खासकर कन्नौज, फिरोजाबाद, बदायूं जैसी सीटों पर एसपी की हार की एक बड़ी वजह शिवपाल का अलग होना भी रहा। शिवपाल यादव पश्चिम, अवध और बुंदेलखंड के करीब 10 जिलों की 60 से 70 सीटों पर असर रखते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि उनका अभी भी सहकारी समितियों पर कब्जा है। साथ ही वो अपने कोर वोट बैंक यादव को भी सहेज कर चल रहे हैं। चुनावी आंकड़ों के नजरिए से देखें तो शिवपाल यादव मैदान में कहीं भी नहीं टिकते। समाजवादी पार्टी से अलग होकर 2019 में लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उतरे शिवपाल यादव ने यूपी के 47 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। खुद फिरोजाबाद से वो चुनाव भी लड़े थे, लेकिन सिर्फ अखिलेश को नुकसान पहुंचाने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाए। शिवपाल से अलग होने के बाद 2017 में समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिले थे, जो पिछले चुनाव से करीब 8% कम थे। 2019 में शिवपाल को सिर्फ 0.3% वोट मिले। शिवपाल के वोट काटने का ही असर था कि राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव अपने गढ़ में चुनाव हार गए। वहीं कन्नौज जैसी सुरक्षित सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव हार गईं। पार्टी में हुए दो फाड़ का नुकसान सीधे समाजवादी पार्टी को हुआ। अब अपने गढ़ को मजबूत करने के इरादे से समाजवादी पार्टी एक बार फिर मैदान में है। मैनपुरी घर है और कैसा भी वक्त रहा होगा, यहाँ की जनता ने नेताजी का साथ नहीं छोड़ा और समाजवादी पार्टी को हमेशा यहाँ से जिता करके भेजा।
नेताजी का जीवन यहाँ पर इस क्षेत्र में मिलते हुए गुजरा है लोगों के साथ। ऐसे भी यहाँ लोग होंगे जिनके साथ लगातार उन्होंने मेहनत की होगी। उनके उम्र के लोग और उनके साथ के लोग यहाँ हैं। उनका क्षेत्र है, उनको कई बार यहाँ से चुन करके भेजा, देश के रक्षा मंत्री बनाया। आज जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश ने अपनी साइकिल में एक बार फिर से चाचा को तो बिठाया है, जो मजबूती के साथ मजबूरी भी नजर आ रही है। मैनपुरी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। इटावा में मेरी मौजूदगी है और आपको बता दें कि यहीं पर मैंने शिवपाल यादव जी का इंटरव्यू किया है। उसमें उन्होंने क्या खास बातें कही हैं, किस तरह से उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी के अब नेताजी हैं। अखिलेश से मनमुटाव को लेकर उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि दोनों के साथ साथ चुनाव लड़ने पर उनकी ओर से क्या बयान दिए गए हैं। आपको बताते चले शिवपाल यादव जी की ये गाड़ी है जिसमें वो इस समय बैठे हुए हैं और इस समय वो निकल रहे हैं। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत कुछ ही देर में शाम 7:30 बजे मेरे साथ आज तक पर आप जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत से आपको लेकर चलते हैं पंजाब, जहां पर बेअदबी के मामले में लगातार बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने लिंचिंग के मुद्दे पर बीजेपी पर सवाल उठाए तो बीजेपी पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर बैठ गई। इन सब के बीच पंजाब की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ रही है उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में चुनाव है और बेअदबी के बाद लिंचिंग के मुद्दे पर जबरदस्त तनाव है। तो बेअदबी के मामले में लिंचिंग पर जोर देकर कोई बोले या ना बोले, लेकिन राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं। और बोल क्या रहे हैं कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द व्यवहारिक तौर पर सुनने को भी नहीं मिलता था। राहुल गांधी का ये ट्वीट बीजेपी के नेताओं को खल गया। सबसे पहले बीजेपी आईटी सेल वाले अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राजीव गांधी को लिंचिंग का जनक बताया। साथ में बीजेपी के सांसदों ने राहुल पर ताबड़तोड़ वार किए। देखिए, राहुल गांधी छोटे बच्चे थे जब 84 में हजारों सिखों को दिल्ली एवं देश के अन्य शहरों में निर्दोष सिखों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। बीजेपी के मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाला। कांग्रेस पर जोरदार अटैक किया गया। उनको मालूम। और इस वक्त एक बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि आतंकी हमले की खबर है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने हमला किया है। चेकिंग के दौरान जब कार रोकने की कोशिश की गई उस समय आतंकवादियों की ओर से फायरिंग कर दी गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी श्रीनगर से निकलकर सामने आ रही है। फायरिंग करते हुए आतंकवादी कार लेकर फरार हो गए हैं। कार में 2 आतंकवादियों के होने की खबर भी सामने आई है। पूरे इलाके को फिलहाल पुलिस ने घेर लिया है। लगातार इन आतंकवादियों की खोजबीन की जा रही है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमला हुआ। चेकिंग के दौरान कार रोकने पर फायरिंग की गई और उसके बाद फायरिंग करते हुए आतंकी कार लेकर फरार होने में कामयाब रहे।